12वीं विषय भौतिक शास्त्र। 12 फरवरी को इसका पेपर है। तो इसमें एक अंक के प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट हैं और पूरे चैप्टर को मिला करके हैं, उन पर आज हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन आपको चैप्टर वाइज एक अंक के प्रश्न को भी देखना चाहिए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इनको देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसी बिंदु आवेश से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये है 1/r², क्योंकि जो सूत्र होता है ये होता है E = 1/4πε0 Q/r²। ये सूत्र होता है। इस सूत्र के हिसाब से यहाँ पर 1/r² हो जाएगा। इसके बाद मूल आवेश का मान होता है, तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तीसरा प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। अगला प्रश्न है, विद्युत बल रेखा और चालक के बीच का कोण होता है, तो यह 90 डिग्री होता है, परस्पर लंबवत होते हैं। एक खोखले गोले को 10 माइक्रो कूलाम आवेश दिया गया है, इसकी त्रिज्या 2 मीटर है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, क्योंकि किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। आवेश पूरी सतह पर होते हैं। तो ये क्वेश्चन घुमाया है, इसको हल वल नहीं करना है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं इसका। असमान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत होंगे। तो ये असमान विद्युत क्षेत्र है, तो इसमें बल भी लगेगा, बल आघूर्ण भी लगेगा, अर्थात इसका ऑप्शन ये सही है, सी दोनों। इसके बाद सातवां प्रश्न है, 10 कूलाम आवेश देने पर चालक का विभव 2 वोल्ट हो जाता है, तो चालक की धारिता क्या होगी। तो जो धारिता का सूत्र होता है Q/V होता है, माने आवेश बटे विभव। तो आवेश कितना है 10, और 10 के बटे में 2 करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 फैराड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आठवां प्रश्न देख लेते हैं। समान धारिता के 2 संधारित्र पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, दोनों स्थितियों में धारिताओं का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन सी बराबर, ये सी है 4:1। इसको कैसे हल कर लेंगे, ये मान लीजिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो c + c बराबर कितना हो गया 2c। अब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/c करेंगे प्लस में, तो ये 2/c हो जाएगा। फिर इसको उल्टा करना होता है, cs ऊपर रखेंगे तो cs ऊपर रखेंगे तो c/2 हो गया। अब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो c कट जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो 4:1 हो जाएगा। इसके बाद 9वां प्रश्न देख लेते हैं। द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, तो इसमें विभव 0 होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अशून्य होता है। विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होता है, तो यहाँ पर यह ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो इसमें से अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ाने पर घटता है। 11वां प्रश्न है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, यह केवल पदार्थ पर निर्भर करती है। 12वां प्रश्न है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना करने पर प्रतिरोध होगा, तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। 13वां प्रश्न है, धातुओं में अनुगमन वेग का मान होता है, ये 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड होता है, या 10⁻⁻4 -5 -6 तक होता है। यहाँ -4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से। 14वां प्रश्न है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, अर्थात दोनों उत्पन्न करता है। इसके बाद 15वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 15वां प्रश्न है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। तो बायो-सेवर्ट का नियम का सदिश रूप, तो सदिश रूप ये होता है, देख लीजिएगा, μ0/4πI dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, और अपान में r² नहीं होता, r³ होता है, क्योंकि r ऊपर लिखा गया है, तो इसके वेक्टर फॉर्म में r ऊपर लिखते हैं, तो अब यहाँ क्यूब हो जाता है। इसके बाद 16वां प्रश्न देख लेते हैं। एक चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो अनुभव करेगी, तो बल भी अनुभव करेगी, बल आघूर्ण दोनों अनुभव करती है जब असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसके बाद 17वां प्रश्न देख लेते हैं। m चुंबकीय आघूर्ण वाले दंड चुंबक को लंबाई के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटने पर प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण ही आधा हो जाएगा। चुंबक को लंबाई में के अनुदिश या अक्ष के अनुदिश काटने पर वो चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 18वां प्रश्न की। तो 18वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है, तो यह कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। 19वां प्रश्न है, लेंज का नियम संबंधित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। 20वां प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, तो इसमें हेनरी मात्रक है। 21वां प्रश्न है, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जा सकता है। कुंडली को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को क्षेत्रफल बदल करके। तो ये उपरोक्त सही हो जाएंगे। तीनों ऑप्शन में चुंबकीय फ्लक्स का मान बदला जा सकता है। इसके बाद 22वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर को क्रोड निम्न का मान
कम करने के लिए पटलित बनाया जाता है। तो भंवर धारा का मान कम करने के लिए उसका अवरोध पटलित बनाया जाता है। 23वां प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा दर्शाती है, तो ये केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। इसके बाद आ जाते हैं 24वें प्रश्न में। तो 24वां प्रश्न है निम्न में से अधिक तरंग दैर्ध्य की तरंग है। तो यहाँ पर जो अधिक तरंग दैर्ध्य होती है वो रेडियो तरंग की होती है, जो भी इसमें दिए हुए हैं। 25वां प्रश्न है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि होती है, तो इसकी 10⁻⁸ मीटर की कोटि होती है। फिर 26वां प्रश्न है दृश्य प्रकाश की आवृत्ति की कोटि होती है, तो ये 10⁻14 हर्ट्ज होती है। इसके बाद 27वां प्रश्न देख लेते, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है, तो ये होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। फिर 28वां प्रश्न है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो ये दूसरे सूत्र में दूसरे रूप में दिया है। तो ये विद्युत क्षेत्र E0 और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B0 के अनुपात के बराबर होता है। 29वां प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो ये जितने ऑप्शन दिए हैं उसमें से त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। 30वां प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्पादन में किसकी भूमिका अधिक होती है, तो ये विद्युत क्षेत्र की भूमिका अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। तो 31वां प्रश्न देखते हैं किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। तो लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा, क्योंकि अपवर्तनांक जो होता है तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, इसलिए अपवर्तनांक उसके लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 32वां प्रश्न है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस और 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को संपर्क में रखने पर संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर वाला कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, और 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है संयुक्त फोकस दूरी का 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ f1 का मान -20 है, क्योंकि अवतल के लिए फोकस दूरी ऋण में लेते हैं। फिर यहाँ f2 का मान 25 हो गया, उत्तल है तो प्लस में ले लेंगे। अब इसका हम लघुत्तम निकालेंगे, तो ये यहाँ पर जो है 20 और 25 का लघुत्तम 100 हो जाएगा। अब ये 20 पंचे 100 हो जाएगा और 25 चौको 100 हो जाएगा। इस तरह से इसको हल कर देंगे, हल करने पर -1/100 आ गया। अब ये 1/f का मान था -1/100, इसको उल्टा करना पड़ेगा, f ऊपर लिखेंगे तो 100 भी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर f का मान कितना हो जाएगा, -100 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, -100 सेंटीमीटर। तो ऐसे सवालों को हल करके करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देख लेते हैं 33वां, f1 और f2 फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी। तो दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो फोकस दूरी इतनी हो जाएगी ये। इस तरह से हमको इसको याद कर लेना है अभी। इसके बाद 34वां प्रश्न है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो नियत होता है, तो आवृत्ति नियत होती है। इसके बाद 35वां प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होती। तो ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। 36वां प्रश्न है प्रकाश विद्युत धारा निर्भर नहीं करती है, तो यह प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, तीव्रता पर निर्भर करती है। चलिए आगे का अब हम देख लेते हैं, आगे का प्रश्न देख लेते हैं अब। तो चलिए यहाँ पर अब 37वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 37वां प्रश्न एक फोटॉन का संवेग p है, इसकी तरंग दैर्ध्य होगी, तो इसकी तरंग दैर्ध्य हो जाएगा लैम्डा = h/p होता है। फिर 38वां प्रश्न है परमाणु संयम में होता है, तो परमाणु उदासीन होता है। इसके बाद 39वां है जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो प्रकीर्णित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह खुद धनावेशित होता है, तो धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए वह प्रकीर्णित हो जाता है। 40वां प्रश्न है अल्फा कण है, तो ये हीलियम नाभिक के बराबर होता है अल्फा कण। इसके बाद 41वां प्रश्न है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का पथ होता है, तो ये परवलयाकार होता है, अति परवलयाकार होता है अल्फा कण के प्रकीर्णन का पथ। 42वां प्रश्न है परमाणु के नाभिक में अवश्य होता है, तो परमाणु के नाभिक में आवश्यक रूप से प्रोटॉन होता है। चलिए अब 43वां प्रश्न देख लेते हैं इसका। तो 43वां प्रश्न है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। 44वां प्रश्न है अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ती है। 45वां प्रश्न है पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई होती है 10⁻⁻6 मीटर। इस तरह से ऑब्जेक्टिव के ये 45 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम खाली स्थान के भी देख लेते हैं। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो यहाँ पर खाली स्थान गुण के कारण आवेशों में अंतर किया जाता है, ध्रुवता गुण के कारण। आवेश खाली स्थान राशि अदिश राशि है। आवेश का बीमी सूत्र खाली स्थान होता है AT होता है। वायु का परावैद्युतांक खाली स्थान होता है 1 होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी खाली स्थान नहीं करती, प्रच्छेद नहीं करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान लूप नहीं बनाती हैं, बंद लूप नहीं बनाती, खुला लूप बनाती हैं। 7वां प्रश्न है विद्युत विभव खाली स्थान राशि है अदिश राशि है। पृथ्वी का मानक विभव खाली स्थान होता है 0 होता है। विद्युत धारिता का SI मात्रक खाली स्थान होता है फैरेड होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम खाली स्थान संरक्षण के नियम का अनुकूल होता है, आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है।
10वां प्रश्न है, विद्युत धारा खाली स्थान राशि है, अदिश राशि है। धारा घनत्व खाली स्थान राशि है, सदिश राशि है। सेल के बंद परिपथ में उसके इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर खाली स्थान विभवांतर कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। 12वें प्रश्न के बाद अब 13वां प्रश्न हमको देखना है। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आप लोग भी देखिए 13वां प्रश्न। यह 13वां, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल खाली स्थान बल कहलाता है, तो यह लॉरेंज बल कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक खाली स्थान राशि है, सदिश राशि है। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता खाली स्थान होती है, अधिकतम होती है। 16वां प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से खाली स्थान होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति खाली स्थान होती है, तो अल्प और ऋणात्मक होती है। 18वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान वक्र बनाती हैं, बंद्र वक्र बनाती हैं। 19वां प्रश्न है, प्रेरित विद्युत वाहक बल खाली स्थान परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। 20वां प्रश्न, एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व खाली स्थान हो जाता है, ये बढ़ जाता है। 21वां प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स खाली स्थान राशि है, अदिश राशि है। 22वां प्रश्न, वह धारा जिसकी दिशा के साथ समय नहीं बदलता है उसे खाली स्थान कहते हैं, वो दिष्ट धारा कहलाता है। 23वां प्रश्न, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का मान खाली स्थान होता है, शून्य होता है। 24वां प्रश्न, आवृत्ति बढ़ने पर संधारित्र का प्रतिघात कम होता है, क्योंकि जो संधारित्र का प्रतिघात होता है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए वहाँ पर उसका मान घट जाता है। फिर इसके बाद 25वां प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगें खाली स्थान तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। इसके बाद चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं 26 से। चलिए 26वां प्रश्न है, विस्थापन धारा खाली स्थान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ऊष्मा की संवेदनशीलता खाली स्थान किरणों से उत्पन्न होती है, अवरक्त किरणों से उत्पन्न होती है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी खाली स्थान होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला खाली स्थान लेंस की भांति कार्य करता है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को खाली स्थान कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म खाली स्थान के कारण रंगीन दिखाई देती है, व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देती है। व्यतिकरण में दीप्त और अदीप्त फिंजों की चौड़ाई खाली स्थान होती है, बराबर होती है। विकिरण की प्रकृति खाली स्थान होती है, द्वैतीय प्रकृति होती है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान खाली स्थान होता है, शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खाली स्थान होती है, ऋणात्मक होती है। परमाणु का आकार लगभग खाली स्थान होता है, 10⁻⁻10 मीटर या 1 अंगस्टान भी लिख सकते हैं। फिर 37वां प्रश्न है, प्रत्येक परमाणु की ऊर्जा खाली स्थान होती है, क्वांटीकृत होती है। 38वां प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा खाली स्थान होती है, तो ये प्लस में होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद 39वां प्रश्न है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात खाली स्थान होता है, तो 1:2:3 होता है। 40वां प्रश्न, चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल को खाली स्थान कहते हैं, ये वर्जित अंतराल कहलाता है। इसके बाद चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं 40 के बाद। तो यहाँ पर 41वां प्रश्न है, शुद्ध अर्धचालक में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धि मिलाने की क्रिया को खाली स्थान कहते हैं, डोपिंग कहलाता है। निज अर्धचालक के वर्जित अंतराल की कोटि खाली स्थान होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सत्य की। तो यहाँ आवेशों को पृथ्वी से साझा करना भू संपर्कण कहलाता है, सत्य है। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है, सत्य है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अदिश राशि है, गलत है, ये सदिश राशि होती है, तो ये असत्य हो गया। आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, सत्य है। वैद्युत द्विध्रुव में अक्षीय जो है निरक्षीय स्थिति के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 गुना होता है, ये सत्य है। इसके बाद अगला देख लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश खाली स्थान होता है, शून्य होता है, ये सत्य है। विद्युत विभव सदिश राशि है, गलत है, यहाँ पर वो अदिश राशि होती है। फिर 8वां प्रश्न है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, गलत है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है, तो ये वाला भी असत्य हो गया। इसके बाद 9वां प्रश्न है, कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव बढ़ता है, ये घटता है, ये भी असत्य हो गया। सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध खाली स्थान घटता है, ये गलत है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है दूरी बढ़ाने पर। पारे का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है, गलत है, क्योंकि पारा एक धातु है, यदि ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, इसलिए ये भी पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। ओम के नियम में VI ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है, माने वोल्टेज और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा नहीं होता, गलत हो। ओम के नियम में ये सरल रेखा होता है। इसके बाद 13वां है, शंट हमेशा खाली समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, सत्य है। इसके बाद 14वां, धारा मापी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सत्य है। तो इस तरह से 14वां प्रश्न तक हो गया सत्य। अब इसके बाद 15वां नंबर का प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से आकर्षित होते हैं, गलत हो गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ आकर्षित होते हैं। फिर इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, गलत हो गया, बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय द्विध्रुव खुला वक्र नहीं बनाती हैं, खुला वक्र नहीं बनाती हैं, मतलब ये सत्य है।
बंद वक्र बनाती हैं, खुला वक्र नहीं बनाती हैं। तो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद 17वां, चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्म में होते हैं, ये सत्य है। इसके बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध नहीं करता, ये गलत लिखा है, विरोध करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती है प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। यहाँ पर दिष्ट धारा होना चाहिए था। आवृत्ति बढ़ने पर संधारित्र का प्रतिघात बढ़ता है, ये भी गलत हो गया, यहाँ पर घटता है। अनुनाद की स्थिति में धारा का आयाम न्यूनतम होता है, ये भी गलत होगा। अनुनाद की स्थिति में धारा अधिकतम होती है। 22वां प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, सत्य है। विस्थापन धारा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, असत्य है। विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ऊष्मा की संवेदनशीलता गामा किरणों के कारण उत्पन्न होती है, ये गलत हो गया। अवरक्त किरणों के कारण उत्पन्न होती है। 25वां है, जीवाणुनाशक के रूप में परावैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है, ये सत्य है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ने से कांच का अपवर्तनांक बढ़ता है, ये गलत हो गया, घटता है। 27वां प्रश्न है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को व्यतिकरण कहते हैं, यह भी गलत हो गया, विवर्तन कहते हैं। व्यतिकरण में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई बराबर होती है, ये सत्य हो गया। इसके बाद 30वां प्रश्न है, बिंदु स्रोत से असीमित दूरी पर उत्पन्न तरंगाग्र गोली तरंगाग्र होता है, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ असीमित दूरी है। असीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है वो समतल तरंगाग्र होता है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद हम आगे का देख लेते हैं। 31वां प्रश्न देखते हैं, यंग के प्रयोग में फ्रिंज खाली परे वाले आकार थी, यह सत्य है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धनात्मक होती है, असत्य हो गया, क्योंकि ऋणात्मक होती है। परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है, ये असत्य हो गया, क्योंकि परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये तो नाभिक का आकार है। प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या क्वांटीकृत होती है, ये सत्य है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, असत्य हो गया, क्योंकि वो धन में होती है, इसमें माइनस लगा के लिखा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सही जोड़ियों की। तो चलिए सही जोड़ियों को मिलाते हैं। यहाँ पर देखिए कूलाम का नियम, तो जो कूलाम का नियम है उसका सूत्र देख लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा सी नंबर, कूलाम का नियम हो गया। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अगला विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का सूत्र है ये कहला गया। इसके बाद द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, तो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का सूत्र ये होता है। फिर विद्युत फ्लक्स है तो ये होता है EDS cos थीटा, ये विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है। फिर द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है Q×2L होता है। इस तरह से यहाँ पर जोड़ी मिलाना है। चलिए आगे की जोड़ी भी देखते हैं। चालक की धारिता, तो चालक की धारिता का सूत्र ये होता है C = Q/V। फिर संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये होता है 1/2 CV²। फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ये होता है E नंबर। फिर विद्युत ऊर्जा घनत्व ये होता है A नंबर। फिर इसके बाद बिंदु आवेश का विभव ये होता है 1/4πε0 K Q/R। इस तरह से इसका सूत्र हो गया। आगे की जोड़ियों को देख लेते हैं। चलिए 2 जोड़ी तो हो गई। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं अगला है व्हीटस्टोन सेतु, तो व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र ये है P/Q = R/S। फिर आंतरिक प्रतिरोध है r = E/V-1 और बाहर R हो गया। इसके बाद टर्मिनल वोल्टेज का सूत्र ये होता है V = E-IR। फिर इसके बाद धारा घनत्व है तो J बराबर ये होता है I/A। फिर यहाँ ओम का नियम होता है तो V = क्या होता है IR। इस तरह से इसको जोड़ी में लाना है। अगली जोड़ी देख लेते हैं लॉरेंज बल, तो यहाँ पर लॉरेंज बल का जो सूत्र होता है वो होता है QVB sin थीटा। फिर धारावाही लूप पर बलाघूर्ण, ये हो जाता है NIAB sin थीटा। फिर 2 समांतर धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तो ये होता है μ0/4π2I1I2/D। इसके बाद बायो सेवर्ट का सूत्र है, तो बायो सेवर्ट का सूत्र ये होता है μ0/4π आइडियल sin θ/r²। फिर एम्पियर का परिपथी नियम, तो ये है B.D.dl और इसका समाकलन बराबर क्या होता है μ0I। इस तरह से इनकी जोड़ी मिलाना है। इसके बाद आगे की जोड़ी भी देख लेते हैं। तो चलिए आगे है चालक की धारिता, ये रिपीट हो गया फिर भी देख लेते हैं। तो चालक की धारिता ये हो जाएगा Q/V। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ये हो जाएगा 1/2 CV²। समांतर प्लेट की धारिता ε0 A/D। विद्युत ऊर्जा घनत्व ये 1/2 ε0 E²। फिर बिंदु आवेश का विभव ये हो जाएगा 1/4π K Q/R। अब हम आगे की जोड़ी में देख लेते हैं प्रेरक की स्थितिज ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा। तो यहाँ पर प्रेरक की स्थितिज ऊर्जा ये हो जाएगी 1/2 LI²। फिर चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है ये दे दिया है BA cos थीटा। फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल का ये जो मान होता है ये सीधा ही है -dφ/dt। फिर प्रेरित धारा E/R होता है। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व μ0n²A/ क्या हो गया L हो गया। चलिए आगे की जोड़ियों को भी देख लेते हैं। यहाँ
धारा का वर्ग माध्य मूल मान, उसका सूत्र ये हो गया। इसके बाद धारितीय प्रतिघात, तो धारिता का प्रतिघात ये होता है 1/ωc। फिर प्रेरकी प्रतिघात, तो ये होता है ωL। फिर LCR परिपथ की प्रतिबाधा, तो ये Z बराबर √R² प्लस इन ब्रैकेट ωL माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अनुनादी आवृत्ति। तो जो अनुनादी आवृत्ति का सूत्र होता है ये होता है ये D 1/2π√LC। फिर है क्यू गुणक, तो क्यू गुणक ये होता है 1/R√L/C। फिर ये AC में औसत शक्ति, तो इसमें जो औसत शक्ति का सूत्र होता है ये F बराबर PAV बराबर VRMS × IRMS × cos φ या थीटा जो भी लिखें। इस तरह से इसकी जोड़ी हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जोड़ी इसमें देख लेते हैं रेडियो तरंग है। तो इसको चलिए इस जोड़ी को भी देख लेते हैं। रेडियो तरंग है तो ये टीवी संचार हो गया। पराबैंगनी किरणें ये जल के शुद्धिकरण में हो गया। अवरक्त किरणें रोगियों की सिकाई में हो गया। सूक्ष्म तरंगें रडार में होती हैं। गामा किरणें कैंसर के इलाज में। दृश्य किरणें देखने में। एक्स किरणें चिकित्सीय जांच में होता है। इसके बाद चलिए आगे का जोड़ी देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ भी देख लीजिए, इसमें खगोली दूरदर्शी की ये हो जाएगा -FO/FE। फिर सरल सूक्ष्मदर्शी का ये हो जाएगा 1 + D/F। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ये हो जाएगा -VO/UO इन ब्रैकेट 1 + D/FE। लेंस निर्माता सूत्र ये हो जाएगा μ - 1 1/R1 - 1/R2। फिर ये दर्पण सूत्र तो ये हो जाएगा 1/F बराबर 1/V + 1/U। फिर यहाँ पर है लेंस सूत्र, तो यहाँ पर ये जो लेंस सूत्र है ये हो जाएगा 1/F बराबर 1/V - 1/U। अब ये अपवर्तन सूत्र भी रह गया है तो ये हो जाएगा μ - 1/R बराबर μ/V - 1/U। इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है। इसके बाद यहाँ पर अगली जोड़ी भी देख लेते हैं। तो यहाँ फोटान की ऊर्जा, तो फोटान की ऊर्जा E बराबर hν हो गया। फिर ये है द्रव्य तरंग, तो द्रव्य तरंग ये होता है λ = h/mv। इसके बाद द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, तो E = ये होता है mc²। फिर है कार्यफलन, तो कार्यफलन ये होता है φ0 = hν0। फिर ये आइंस्टीन का समीकरण, तो ये होता है 1/2mv² मैक्सिमम = hν - μ0। इसके बाद निरोधी विभव, तो ये निरोधी विभव ये होता है 12mv² मैक्स = eV0। फिर विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, तो ये हो जाता है λ = 1/2√V नैनोमीटर। तो इस तरह से ये जोड़ी वाले क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक वाक्य प्रश्न को भी समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक वाक्य प्रश्न है, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन क्यों होता है? क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र क्यों बनाती हैं? क्योंकि ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, एक बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत द्विध्रुव है, इससे निकलने वाली विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? तो बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत द्विध्रुव है तो 0 होगा, क्योंकि उसका नेट आवेश 0 होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? तो दूरी आधा करेंगे तो बल जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। पांचवा प्रश्न है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है? तो यह नियत होता है। छठवां प्रश्न है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव का मान अधिकतम होता है? तो अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदुओं पर विभव का मान अधिकतम होता है। सातवां प्रश्न है, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध लिखिए। तो ये होता है VD, ये अनुगमन हो गया। E, फिर ये कैपिटल E, फिर टाउ और फिर M है। तो जहाँ पर स्मॉल ई वे आवेश हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, कैपिटल E विद्युत क्षेत्र हो जाएगा और T जो है श्रांतिकाल है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इस तरह से ये संबंध है। इसके बाद चलिए आठवां प्रश्न देख लेते हैं। तो आठवां प्रश्न है, अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर श्रांतिकाल घट जाता है, जिससे अनुगमन वेग का मान भी घट जाता है, क्योंकि यहाँ VD और अनुगमन वेग जो हैं एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। श्रांतिकाल घटेगा तो अनुगमन वेग का मान भी घट जाता है। नौवां प्रश्न है, तांबे की तार को खींचकर दोगुना करने पर
उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ प्रतिरोधकता लिखा है, तो प्रतिरोधकता तो पदार्थ पर निर्भर करती है, तो उसके लंबाई को चौड़ाई को घटाने बढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ यदि प्रतिरोध होता तो फिर ये 4 गुना बढ़ जाता, लेकिन यहाँ प्रतिरोधकता, इस चीज़ को आपको समझना है। 10वां प्रश्न है धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा, तो ये ऑर्स्टेड ने खोजा। 11वां प्रश्न है किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो यह एक समान होता है। 12वां प्रश्न है किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 4/5 है, यह कैसा पदार्थ है, तो यह अनचुंबकीय पदार्थ है। 13वां प्रश्न है किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति -0.5 है, कैसा पदार्थ है, यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि ये ऋणात्मक होता है इसका मान। 14वां है एक कुंडली की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसके स्वप्रेरकत्व कितना बढ़ जाएगा, तो 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सूत्र होता है n² होता है, तो जब 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये वाला आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं ज़रूरी नहीं है, सिर्फ 4 गुना आप लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर 15वां प्रश्न देख लेते हैं, किसी धारावाही कुंडली में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, तो ये चुंबकीय ऊर्जा संचित रहती है। 16वां प्रश्न है दिष्ट धारा के लिए प्रेरकी प्रतिघात कितना होता है, तो दिष्ट धारा के लिए प्रेरक का प्रतिघात 0 होता है। 17वां प्रश्न है LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, तो ये शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। 18वां प्रश्न है दृश्य तरंगों की परास लिखिए, तो ये 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक दृश्य तरंगों की परास होती है। फिर 19वां प्रश्न है टीवी तरंगों की आवृत्ति परास क्या होती है, तो ये 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 890 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। 20वां प्रश्न है सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होती है, तो इनकी चाल जो है एक माध्यम में एक जैसे रहती है। फिर 21वां प्रश्न है किसी द्रव का क्रांति कोण अपवर्तनांक के बीच संबंध लिखिए, तो ये म्यू बराबर कॉसेक सी होता है, तो म्यू अपवर्तनांक हो गया और सी जो है वो क्रांति कोण हो गया। चलिए इसके बाद 22वां प्रश्न भी देख लेते हैं। तो 22वां प्रश्न तो ये है उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करिए जिसका क्रांति कोण 45 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं म्यू बराबर कॉसेक सी होता है, तो सी का मतलब 45 है यहाँ, तो कॉसेक 45 का मान √2 होता है, √2 का मान 1.4 होता है, तो यहाँ पर अपवर्तनांक कितना हो गया 1.4। इसके बाद 23वां प्रश्न है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जब m पर होती है तो ये सूत्र होता है m बराबर d/f। तो यहाँ d का मान 25, क्योंकि ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का है ये d, तो ये आपको याद करके जाना पड़ेगा, यहाँ ना लिखा रहेगा। और f का मान दिया है 10, यदि हम इसमें मान रख देंगे तो ये 2.5 हो जाएगा, तो इसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगी 2.5। इसके बाद 24वां प्रश्न है 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा है, इसके तल पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो द्रव का अपवर्तनांक। तो हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक म्यू बराबर जो होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई होता है। तो वास्तविक गहराई 10 है, आभासी गहराई 8 है, इसको भाग कर देंगे तो 1.25 आ जाएगा, तो द्रव का अपवर्तनांक 1.25 हो जाएगा। फिर 25वां प्रश्न देखते हैं लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में संबंध लिखिए। तो मीटर में नापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। तो यहाँ पर P बराबर 1/f और ये m का मतलब मीटर है, यहाँ f का मतलब फोकस है। इसके बाद यहाँ 26वां प्रश्न है बिंदु स्रोत से बने तरंगाग्र के लिए आरेख बनाइए। तो इस तरह से हमको बनाना है, यहाँ पर घेरे घेरे बना देना है, यही तरंगाग्र को व्यक्त करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 27वां है समतल तरंगाग्र को व्यक्त करिए। तो ये जो नीली लाइन में ये तरंगें हो गई और ये जो दिख रहे हैं ये और ये जो समतल दिख रहा है ये समतल तरंगाग्र का आरेख हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 28वां प्रश्न की। तो 28वां प्रश्न है विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो ई बराबर ये एच न्यू होता है इनके बीच का संबंध। 29वां प्रश्न है पदार्थ का कार्यफलन का मान किस पर निर्भर करता है, तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। 30वां प्रश्न है नाभिकीय संलयन प्रयोगशाला में संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि यह क्रिया अति उच्च ताप पर 10⁻7 केल्विन पर संपन्न होती है। इसके बाद 31वां प्रश्न है 1 mu के तुल्य ऊर्जा को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त कीजिए। तो 1 mu के तुल्य ऊर्जा जो होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसको याद कर लीजिएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद 32वां प्रश्न है अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0 होती है। 33वां प्रश्न है रिडबर्ग नियतांक का मान लिखिए। तो रिडबर्ग नियतांक का मान जो R बराबर है 1.097 × 10⁻7 प्रति मीटर, इस तरह से रिडबर्ग नियतांक का मान होता है।
इसके बाद 34वां प्रश्न देखते हैं, 0 केल्विन ताप पर निज अर्धचालक किस प्रकार व्यवहार करता है। तो ये कुचालक की भांति व्यवहार करता है। फिर 35वां प्रश्न है, दिष्ट कार्य का कार्य कौन सी अर्धचालक युक्ति करती है। तो पीएन संधि डायोड युक्त करती है। तो ये पहले चैप्टर से लेकर के 14 चैप्टर तक के जितने भी 1 अंक के प्रश्न हैं, वो चाहे खाली स्थान वाले हों या जोड़ी मिलाने वाले हों या सत्य सत्य वाले हों या विकल्प वाले हों या एक वाक्य वाले हों, सारे प्रश्न यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वाले हैं आपके पास। आगे के वीडियो में हम अब 2 अंकों के प्रश्नों को अलग से देखेंगे। थैंक यू। तो सबको अच्छे से देखना है, स्किप नहीं करना है, वीडियो नहीं ये समझ में नहीं आएगा।